Okay, hello बच्चा, good afternoon. Good afternoon everyone. Good afternoon students. Good afternoon. क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून. ऑल क्लियर. थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग. गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हो? सब सही, सब बढ़िया, सब ठीक? ऑल क्लियर, सब ठीक है? आवाज वगैरह सब कुछ आ रहा है? ओके. अच्छा, कल की क्लास में मॉनेटरी पॉलिसीज स्टार्ट किया था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था. ये बताओ, कल की क्लास पे पहले तो किसी बच्चे को किसी तरीके का कोई डाउट है तो कल की क्लास का डाउट पूछो, नहीं तो फिर आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, कल की क्लास पे पहले तो बताओ किसी को किसी तरीके का कोई डाउट रह गया है कल की क्लास में, कुछ ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो तो पूछ लो, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है बच्चा? नो डाउट, ऑल क्लियर, सब ठीक है? ओके, ऑल क्लियर, परफेक्ट. चलिए, बहुत अच्छी बात है. ओके, तो कल की क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसीज स्टार्ट किया था. मैंने आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसीज साल भर में कितनी बार बनाई जाती है. चलो कुछ कुछ मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर दो. मॉनेटरी पॉलिसीज साल भर में कितनी बार बनाई जाती है? एटलीस्ट साल भर में कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं? हाँ जी, 6 बार, 6 टाइम. साल भर में कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती है? 6 बार मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती है, हर 2-2 महीने के गैप में, यानी बाय मंथली बेसिस पे. ठीक है, ओके. चलो मुझे बताओ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे बड़ा कौन सा होता है और छोटा कौन सा होता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे बड़ा कौन सा होता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बड़ा कौन सा होता है बच्चे? हाँ जी, रेपो रेट बड़ा होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? छोटा होता है. ठीक है, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है? बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में बड़ा कौन सा होता है और छोटा कौन सा होता है? हाँ जी, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी दोनों बराबर होते हैं. ठीक है, ओके. चलो मुझे बताओ, वो कौन सा रेट है जिसमें आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को 24 घंटा यानी 24 आवर्स के लिए लोन देता है? वो कौन सा रेट है जिसमें आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को 24 घंटा यानी 24 आवर्स के लिए लोन देता है? 24 घंटे के लिए लोन देता है किसमें? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. 24 घंटे के लिए किसमें देता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ में. अच्छा, आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए लोन किसमें देता है? हाँ जी, लंबे समय के लिए बैंक रेट में. आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन किस रेट में देता है? आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन किस रेट पे देता है? हाँ जी, शॉर्ट टर्म, रेपो रेट में. शॉर्ट टर्म किस में देता है? रेपो रेट में. अच्छा, आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है किस रेट में? आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है किस रेट में? रेपो रेट पे. आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है किस रेट में लेता है? रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में लेता है. ठीक है, ओके. तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई भी डाउट नहीं था. तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और हम नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, जैसे हम कहते हैं एमसीएलआर. एमसीएलआर का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, MCLR. ठीक है, MCLR अलग है
और एमएसएफ अलग है। एमएसएफ इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। अब मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट क्या होता है? तो देखो, एक होता है बेस रेट। सबसे पहले सुनो इसमें बेस रेट क्या होता है। बेस रेट यानी वो मिनिमम रेट जिसके बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को लोन देने का काम नहीं करता है। यानी हर एक बैंक को अपना एक ऐसा मिनिमम दर डिसाइड करना पड़ता है जिसके बिलो वो अपने किसी भी कस्टमर को लोन देने का काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक का बेस रेट है 4%। इसका मतलब ये है कि वो 4% से बिलो अपने कस्टमर्स को लोन की लेंडिंग नहीं करेगा। समझ में आया? यानी 4% से बिलो वो अपने किसी भी कस्टमर को लोन की लेंडिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा। एक रेट होता है बेस रेट। बेस रेट मतलब होता है ये वो मिनिमम दर होता है जिसके बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को लोन की लेंडिंग नहीं करता है। अब बेस रेट में ऐड कर दिया जाता है रिस्क फैक्टर। भाई जब कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन देता है तो वो बहुत तरीके के रिस्क लेता है। ठीक है भाई, रिस्क लेता है कि भाई डिले पेमेंट का रिस्क होता है, फ्रॉड होने के रिस्क होते हैं। तो रिस्क ज्यादा होता है तो वो लोग कहते हैं, बैंक क्या कहता है कि भाई देखो हम अपने कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं तो हम रिस्क उठा रहे हैं, तो रिस्क का हम अलग से इंटरेस्ट कमाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि रिस्क का अलग से इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं बेस रेट में। अब रिस्क का अलग से इंटरेस्ट जब बेस रेट में ऐड कर दिया तो इन दोनों को मिला के जो आया उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। मतलब मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट शब्द का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट शब्द का मतलब है बेस रेट प्लस रिस्क फैक्टर। एंड व्हाट इज बेस रेट? बेस रेट वो मिनिमम रेट है जिसके बिलो लोन की लेंडिंग नहीं होती है। द रेट जिसके बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को लोन की लेंडिंग नहीं करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बेस रेट के नाम से जानेंगे। तो बेस रेट प्लस रिस्क फैक्टर इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। समझ में आया अच्छी तरीके से? ठीक है, ओके। यानी पहले बेस रेट के बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को लोन की लेंडिंग नहीं करता था। अब मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट के बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को लोन की लेंडिंग नहीं करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इज कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हिंदी में इसे हम कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि कैसे लिखा जाता है, छोड़ो, जबरदस्ती में लिखूंगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इससे अच्छा हिंदी में नहीं लिखूंगी। नकद आरक्षित अनुपात। अब व्हाट इज नकद आरक्षित अनुपात? नकद आरक्षित अनुपात शब्द का मतलब क्या है? नकद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो यानी हर बैंक के ऊपर एक कंपलसरी कंडीशन रखी है आरबीआई ने। अब वो कंपलसरी कंडीशन क्या है? बैंक ने कहा या आरबीआई ने बैंकों से कहा कि हर बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आ रहा है, हर बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आ रहा है, इस टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स
फिक्स्ड परसेंटेज उसे आरबीआई को सबमिट करना है और वो कंपलसरी कैश के फॉर्म पे सबमिट करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल हम बैंक है, मैं बैंक हूं, मेरे पास 100 रुपए आ रहा है, कैश रिजर्व रेशियो मान लो 4% है, यानी इसका मतलब ये है कि मुझे अपने 100 रुपए का 4% आरबीआई को सबमिट करना है। और किस फॉर्म में सबमिट करना है, कैश के फॉर्म में सबमिट करना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानेंगे। यानी हर बैंक के ऊपर ये कंपलसरी कंडीशन है कि उसके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आ रहा है, इस टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज उससे आरबीआई को देना है और कंपलसरी कैश के फॉर्म पे देना है। अब याद रखिएगा, यहां पर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो तो रखते हैं, लेकिन बदले में आरबीआई इनको किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट यानी ब्याज देने का काम नहीं करता। यानी कैश रिजर्व रेशियो के बदले में आरबीआई कमर्शियल बैंक को किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं देता है। अच्छा, यहां पर इंटरेस्ट यानी ब्याज क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि यहां पर बदले में क्या किया जाता है, यहां पर बदले में आरबीआई कहता है कि हम तुम्हें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज नहीं देंगे, लेकिन फिर ये कैश रिजर्व रेशियो हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं। वो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन किया जा रहा है कि आरबीआई कहता है इन एनी कंडीशन अगर कमर्शियल बैंक ने अपने कस्टमर्स का पैसा नहीं लौटाया मतलब मान लो चोरी हो गई, आग लग गया, फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, यानी इन एनी कंडीशन पैसा नहीं लौटा पाया, एक कमर्शियल बैंक पैसा नहीं लौटा पाया अपने कस्टमर का, तो वो पैसा लौटाने की जिम्मेदारी किसके हाथों में है, आरबीआई के हाथों में है। और इसी रीजन की वजह से कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करा जाता है। आरबीआई कहता है कि हाँ, आपने जब टोटल डिपॉजिट अपना जमा किया था तो इसका एक फिक्स्ड परसेंटेज मैंने अपने पास रखा था, इसके बदले में हम हर बैंकों के कस्टमर को ये सिक्योरिटी देते हैं कि इन एनी कंडीशन आपका पैसा आरबीआई नहीं लौट या कमर्शियल बैंक नहीं लौटा पाता है, तो आपका पैसा लौटाने की जिम्मेदारी किसके हाथों में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में। ठीक है, तो यहां पर कैश रिजर्व रेशियो का पहला पॉइंट, इट इज अ कंपलसरी थिंग। कंपलसरी थिंग यानी आप चाहो या ना चाहो आपको करना जरूरी है। इट इज अ कंपलसरी थिंग यानी आप चाहो या ना चाहो आपको मेंटेन करना जरूरी है। हर बैंक के ऊपर ये कंपलसरी कंडीशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई है, और वो कंपलसरी कंडीशन क्या है कि उसके पास, एक मिनट, चलो, उसके पास टोटल डिपॉजिट, टोटल जितना भी डिपॉजिट आ रहा है, इस टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज आरबीआई को सबमिट करना है, और कंपलसरी किस फॉर्म में सबमिट करना है, कैश के फॉर्म में सबमिट करना है। क्या इसके बदले में किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट या ब्याज मिलेगा, क्या सीआरआर के बदले किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज मिलेगा, हाँ या ना। क्या सीआरआर के बदले किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज मिलेगा, नहीं। तो इसके बदले में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं मिलता है। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये क्यों सबमिट होता है, बैंकों के कस्टमर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सबमिट होता है। और इसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से आरबीआई को हम एक और नाम से जानते हैं। तो आरबीआई को हम एक और क्या नाम से जानते हैं, आरबीआई को हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्यों, क्योंकि भाई अगर कस्टमर का पैसा कमर्शियल बैंक नहीं लौटा पाया तो पैसा लौटाने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, आरबीआई ले रहा है। और इसीलिए आरबीआई को क्या कहा जाएगा, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डन, इतना समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से, गुड। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी
सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी सांविधिक तरलता अनुपात। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? देखो, हर बैंक के ऊपर ये कंपलसरी कंडीशन थी कि उसको अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज देना है आरबीआई को कैश के फॉर्म पर, तो दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन अब यहां पर एक और है, हर बैंक के ऊपर एक और कंपलसरी कंडीशन है। अब वो क्या है कि उसको अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज अब की बार अपने खुद के पास रखना है, यानी अपने टोटल डिपॉजिट का क्या करना है बच्चा, एक फिक्स्ड परसेंटेज इस बार अपने खुद के पास रखना है, इटसेल्फ अपने खुद के पास रखना है। और वो किसी भी फॉर्म पे रख सकते हैं, आइदर इन कैश और इन नॉन कैश। कैश के फॉर्म में भी रख सकते हैं, नॉन कैश के फॉर्म में भी रख सकते हैं। नॉन कैश जैसे कि गोल्ड हो गया, शेयर्स हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज जब अपने पास रखोगे दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई को दोगे तो दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। डन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? नाइस। ओके, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन शब्द का मतलब क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होली एंड कंप्लीटली। अभी मैं समझाती हूं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होली एंड कंप्लीटली बाय आरबीआई इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, रेपो रेट याद करो बच्चे। रेपो रेट याद आया? मैंने क्या कहा था? रेपो शब्द का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाता है विद द प्रॉमिस ऑफ रीपरचेसिंग। याद करो, याद आया? याद करो मैंने क्या सिखाया था रेपो रेट में? बोलो हाँ या ना। मैंने कहा था ना, ठीक है, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि हम इसको तुमसे वापस से रीपरचेज करेंगे, यानी रीपरचेजिंग के एग्रीमेंट के साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाता है रेपो रेट में, है ना। अब यहां बात करते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन की। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरीके से कमर्शियल बैंकों को बेच दे या फिर पूरी तरीके से कमर्शियल बैंकों से खरीद ले, तो उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री ही होती है, लेकिन यहां पर रीपरचेसिंग का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये थी आपकी सारी की सारी मॉनेटरी पॉलिसी। चलो सारी मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करना शुरू करते हैं। मैं पूछूंगी, आंसर आप देंगे। रेपो रेट में कौन किसे लोन देता है? पहला हमने रेपो रेट पढ़ा था। रेपो रेट में कौन किसे लोन देता है? चलो जल्दी से, और टाइम पीरियड, कौन किसे लोन देता है और टाइम पीरियड क्या है? जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे। रेपो रेट में कौन किसे लोन देता है एंड द टाइम पीरियड? आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए लोन देता है। दूसरा मैंने आपको बताया था रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में कौन किसे लोन देता है? रिवर्स रेपो रेट में कौन किसे लोन देता है? हाँ जी बोलो।
रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देने का काम करते हैं, ठीक है। थर्ड, बैंक रेट में कौन किसे लोन देता है और टाइम पीरियड बताओ। बैंक रेट में कौन किसे लोन देता है और टाइम पीरियड बताओ। हाँ जी, बैंक रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है और टाइम पीरियड क्या होता है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में कौन किसे लोन देता है और टाइम पीरियड बताओ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में कौन किसे लोन देता है और टाइम पीरियड बताओ। 24 घंटा आरबीआई कमर्शियल बैंकों को 24 घंटे के लिए लोन देता है। फिर मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट बताया। मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट मतलब क्या होता है, बेस रेट प्लस रिस्क फैक्टर। बेस रेट यानी वो मिनिमम रेट जिसके बिलो कोई भी बैंक अपने किसी भी कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करता। बेस रेट पे जब रिस्क फैक्टर ऐड कर दोगे तो मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट आ जाएगा। फिर कैश रिजर्व रेशियो बताया। हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज किसे देना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो में हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज किसे देना पड़ता है, बोलो किसे देना पड़ता है। आरबीआई को देना पड़ता है। और किस फॉर्म पे देना पड़ता है, आरबीआई को देना पड़ता है। और किस फॉर्म पे देना पड़ता है, कैश के फॉर्म पे देना जरूरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। क्या इसके बदले में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज मिलने का काम होता है, इसके बदले में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज मिलने का काम होता है। नहीं। तो फिर क्यों मेंटेन किया जाता है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और इसी सिक्योरिटी पर्पस के लिए आरबीआई को हम क्या कहते हैं, आरबीआई को हम इसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। ओके, देन उसके बाद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज किसे देना पड़ेगा। हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज अब की बार किसे देना पड़ेगा, अब की बार खुद के पास रखना पड़ेगा। और किस फॉर्म पे, किसी भी फॉर्म में, आइदर इन कैश और इन नॉन कैश, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानेंगे, ठीक है। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की पूरी तरीके से बाइंग हो जाए या सेलिंग हो जाए आरबीआई के द्वारा, तो उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी बच्चे। एक बार ओके, एक बार इसे लिख के कंप्लीट करो। ओके, यहां से लिख के इसको कंप्लीट करो, फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। नेक्स्ट हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। एक बार लिख के कंप्लीट करो। एक बार लिख लो बच्चे, मैं बैठी हुई हूँ 2 मिनट के लिए, लिख लो।
डन बच्चा? चलो नेक्स्ट लिखो। डन? परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, अब यहां पर पहले मैं चार्ट बना दे रही हूं, उसके बाद फिर हम उसको पढ़ेंगे। एक होता है शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड हिंदी में से हम कहते हैं अनुसूचित। ठीक है, एक को हम कहेंगे नॉन शेड्यूल। हिंदी में से हम क्या कहेंगे? गैर अनुसूचित। ठीक है, ओके। फिर शेड्यूल्ड अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक को हम कहेंगे पब्लिक यानी सरकारी, एक को हम कहेंगे प्राइवेट यानी निजी, और एक को हम कहेंगे फॉरेन यानी विदेशी। ठीक है, देन पब्लिक बैंक्स अगेन कुछ पार्ट्स में डिवाइड करे जाएंगे। एक होता है हमारे लिए नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण, हिंदी में लिख देती हूँ। ठीक है, एक है एसबीआई और एक है आईडीबीआई। ठीक है, चलो अब इनके बारे में हम ये वाले बैंक्स के बारे में पहले बात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बैंकों को हमने यहां पर पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो ध्यान से, एक को हमने कहा है शेड्यूल्ड यानी अनुसूचित, एक को हमने कहा है नॉन शेड्यूल्ड यानी गैर अनुसूचित। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है बच्चे? शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक यानी कोई भी ऐसा बैंक जो कि आरबीआई एक्ट, कब आया था आरबीआई एक्ट? याद करो, बताओ, मैंने आप लोगों को बता रखा है कब आया था आरबीआई एक्ट। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, बताया हुआ है बच्चे, कब आया था आरबीआई एक्ट? 1934 में, बिल्कुल सही कहा। कोई भी ऐसा बैंक जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल यानी दूसरी सूची के अंदर रजिस्टर्ड होता है, उसे हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक यानी कोई भी ऐसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल यानी दूसरी सूची के अंदर रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, अच्छा, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंक क्या कह रहा है? गैर अनुसूचित बैंक कह रहा है वो बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934
कि सेकेंड शेड्यूल यानी दूसरी सूची के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, देन शेड्यूल्ड बैंक फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन। अब यहां पर मैं तुम लोगों को कुछ बताऊं उससे पहले चलो मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी बैंक में सरकार का शेयर 50% है, किसी भी बैंक में अगर सरकार का शेयर कितना परसेंट है, 50% है, तो वो पब्लिक है या प्राइवेट बैंक है? पहले तो मुझे ये बताओ, कोई भी बैंक में अगर सरकार का शेयर 50% है तो बताओ वो पब्लिक है या प्राइवेट बैंक है? पहले तो मुझे ये बताओ, एक बैंक में सरकार का शेयर 50% है, बताओ इट इज अ पब्लिक और अ प्राइवेट बैंक? वो पब्लिक बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है? बोलो। वो कौन सा बैंक है, पब्लिक है या प्राइवेट बैंक है? कुछ लोग कह रहे हैं पब्लिक, कुछ लोग कह रहे हैं प्राइवेट और कुछ कह रहे हैं पता नहीं। ये पता नहीं वाले बहुत बढ़िया वाले बच्चे होते हैं कि मैम हमको क्या पता, हम तो आपसे पढ़ने आए हैं, हम ही से सब पूछ लोगी तो आप पढ़ाओगी का? हमको क्या पता, हमको नहीं पता है, आप बताओ हमको पता चल जाएगा। अरे नहीं पता, वो तो मुझे पता है, लेकिन कम से कम गेस तो करा करो है? तो कोई भी बैंक अगर सरकार का शेयर 50%, सरकार का शेयर 50% है तो 50% फिर किसका शेयर होगा? अगर 50% सरकार का शेयर है तो 50% प्राइवेट का शेयर होगा। अब बड़ी दुविधा है, दोनों का 50-50% है तो किसका है, पब्लिक है या प्राइवेट है? तो इसके लिए डेफिनेशन ध्यान से सुनो। पब्लिक बैंक यानी सरकारी बैंक। सरकारी बैंक कहता है कोई भी ऐसा बैंक जिसमें सरकार का शेयर यानी गवर्नमेंट शेयर कितना होगा? गवर्नमेंट शेयर इज मोर देन और इक्वल टू कितना परसेंट? 51%। सरकारी बैंक कौन सा होता है? जिसमें सरकार का शेयर 51% या उससे ज्यादा होगा तो वो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सरकारी बैंक के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक क्या होता है? वो बैंक जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% से लेस होता है। यानी अगर सरकार का शेयर 51% से कम है तो वो प्राइवेट है, सरकार का शेयर 51% या उससे ज्यादा है तो वो कौन सा बैंक है? पब्लिक बैंक है। चलो अब क्वेश्चन का आंसर दो, किसी भी बैंक में सरकार का शेयर 50% है, पब्लिक है या प्राइवेट है? अब बताओ आंसर। किसी भी बैंक में सरकार का शेयर 51% है, अब बताओ पब्लिक है 50% है, बताओ पब्लिक है या प्राइवेट है? हाँ जी, प्राइवेट है। ऑफ कोर्स क्या है? प्राइवेट है। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार का शेयर 51% से क्या है? 51% से कम है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, हाँ या ना? हाँ जी बच्चा, डन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन बैंक यानी विदेशी बैंक के बारे में। ठीक है, अब फॉरेन बैंक क्या होता है? फॉरेन बैंक यानी कोई भी ऐसा बैंक जिसका मेन हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय इज आउटसाइड इंडिया। कोई भी ऐसा बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया, लेकिन उनकी ब्रांचेस यानी शाखाएं कहां पर है? इंडिया के अंदर है। वो बैंक हमारे लिए कौन सा हो जाएगा? फॉरेन बैंक हो जाएगा। जैसे कि HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जैसे कि सिटी बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ बहरेन, ठीक है, या बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, ये सारे बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये सारे बैंक ऐसे बैंक है जिसका मेन हेडक्वार्टर इज आउटसाइड इंडिया, जिसका मुख्यालय इंडिया
इंडिया के बाहर है लेकिन उसकी ब्रांचेस यानी शाखाएं इंडिया के अंदर है, तो वो बैंक हमारे लिए कौन सा बैंक होगा? फॉरेन यानी विदेशी बैंक। अब ये जो पब्लिक बैंक है, देखो पब्लिक बैंक भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन, जो 1969 इंदिरा गांधी ने 2 बार नेशनलाइजेशन किया। किस किस ईयर में किया, चलो पहले बताओ। इंदिरा गांधी ने 2 बार नेशनलाइजेशन किया। किस किस ईयर में किया? 1969 में किया और 1980 में किया। 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी करके गई थी, लेकिन बचे कितने हैं? 11 बैंक बचे हैं क्योंकि मर्जर हो चुका था। तो यहां पर हमने लिखा है वो 11 बैंक जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनलाइज किए गए थे। एक है एसबीआई। सन 2018 में न्यूज आई थी, याद करो। एसबीआई के पहले 5 अलग अलग एसोसिएट हुआ करते थे ना। एक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। एसबीआई के 5 एसोसिएट और एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम था भारतीय महिला बैंक, याद करो। तो एसबीआई के 5 एसोसिएट्स और भारतीय महिला बैंक, इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया बच्चे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट बैंक है हमारे लिए आईडीबीआई। आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? हाँ या ना? ये पूरे चार्ट में किसी को कोई डाउट? ये पूरे चार्ट में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो लिखो जल्दी से। कोई डाउट नहीं है तो फिर लिखो जल्दी से। सारी डेफिनेशंस भी ध्यान से लिखो। नको डाउट मैम। अच्छा जी, नको डाउट तो बहुत बढ़िया। चलो लिखो, पहले सारी डेफिनेशन के साथ लिखो बच्चे। सॉरी, अल्लाह अकबर। लिख लो बच्चे, लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। लिख लो बच्चा। मैम एसबीआई के मर्जर में कौन सी कमिटी, एसबीआई के मर्जर के लिए कौन सी कमिटी बनी थी? देयर इज नो पर्टिकुलर कोई एक कमिटी थी तो मुझे याद नहीं है भाई। आईडीबीआई कौन सा बैंक होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डन है? Ma'am, is IDBI a single bank or a group of bank? But it is a single bank. Industrial Development Bank of India is a single bank. It is a public sector bank in India. लिख लिया? गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नाबार्ड, ठीक है। या नाबार्ड से पहले हेडिंग डालो रीजनल रूरल बैंक। बस 2 बैंक बारे में और बचा है, इसके साथ तुम्हारा फुल टॉपिक फिनिश हो जाएगा। रीजनल रूरल बैंक्स, इन हिंदी इट इज नोन एज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
रूरल बैंक हिंदी में से हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक की शुरुआत कब हुई? रीजनल रूरल बैंक के बच्चे शुरुआत तब हुई जब इंडिया में सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। ठीक है, प्रथम ग्रामीण बैंक नाम से पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमारे इंडिया में बना था। कब बना था? 2 अक्टूबर 1975 में बना था। ठीक है, इस बैंक को बनाने का रिकमेंडेशन दिया था नरसिम्हा कमेटी ने। तो याद रखिएगा, कभी पूछा जाए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से हुई थी, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई थी नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन से। नरसिम्हा कमेटी ने 2 अक्टूबर 1975 को पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया, जिसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। ठीक है, अब जब शुरुआत हुई थी रीजनल रूरल बैंक की, याद रखिएगा 1975 से लेकर 1983 तक इन सारे बैंकों को रेगुलेट करता था। कौन उस समय इन सारे बैंकों का संचालक था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालक उस टाइम आरबीआई ही हुआ करता था। लेकिन जब 1982 में नाबार्ड बन गया, तो 1983 ऑनवर्ड्स, यानी 1983 के बाद से इन सारे बैंकों का हेड कौन बन गया? नाबार्ड बन गया। ठीक है, यानी पहले हेड था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अब कौन हेड बन गया बच्चे? अब हेड बन गया नाबार्ड, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, जब एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनता है तो इसमें 3 क्षेत्र योगदान देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका शेयर होता है 50% का। ठीक है, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार, जिनका शेयर होता है कितना परसेंट का बच्चे? इनका शेयर होता है 15% का। और तीसरे होते हैं प्रायोजक बैंक। प्रायोजक बैंक मतलब होता है स्पॉन्सर्ड बैंक। ठीक है, यानी जो बैंक इस पे पैसा लगाते हैं, इनका शेयर होता है 35% का। जैसे कि ये प्रथम ग्रामीण बैंक बना था, तो इसमें 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, 15% इस पे यूपी की सरकार ने दिया था, क्योंकि यूपी के गांव से प्रथम ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। रेस्ट बचा हुआ 35% इसमें दिया था सिंडिकेट बैंक ने, क्योंकि सिंडिकेट बैंक उस समय इसका क्या था? स्पॉन्सर बैंक था। पूछा जाए आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हेड कौन करता है, तो आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हेड करता है नाबार्ड। पहले कौन इसका हेड था? तो पहले इसका हेड हुआ करता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। नाबार्ड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा बैंकिंग सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। नाबार्ड, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। इस बैंक को बनाया था किसने? इस बैंक को बनाया था शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। अब यहां पर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, यानी रीजनल रूरल बैंक को बनाने का रिकमेंडेशन किसने दिया था? नरसिम्हा कमेटी ने। लेकिन नाबार्ड को बनाने का रिकमेंडेशन किसने दिया था? शिवरमन कमेटी ने दिया था। नाबार्ड उस समय जब बना था तो हमारी इकोनॉमी में 6th 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो कभी पूछा जाए कौन से 5 ईयर प्लान के बीच में नाबार्ड की स्थापना हुई, तो नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुई है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नाबार्ड का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। और सारे रीजनल रूरल बैंक, सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का रेगुलेटर या फिर आप कह सकते हो हेड कौन है, तो वो है नाबार्ड। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके चलो इसे लिखो, लिख के कंप्लीट करो। इसी के साथ तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम का टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, पहले इसे लिखो, लिख लो बच्चे, लिखने के बाद डन कह देना। सॉरी, डन बच्चा, लिख लिया। नाबार्ड का काम होता है सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हेड यानी रेगुलेट करना। ठीक है, हाँ जी रोशे, बिल्कुल, रीजनल रूरल बैंक का सारा रेगुलेशन नाबार्ड करता है। साइड हो जाती हूँ। डन, ओके नेक्स्ट इसे लिखो। 35%, 35% सर्वेश, स्पॉन्सर बैंक, कोई भी बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंदर पैसा लगाता है 35%, 35% उसका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, डन। तो बच्चे ये था आपका बैंकिंग सिस्टम पूरा। तो पहले बताओ, पूरा बैंकिंग सिस्टम खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, समझ में आया। FYP क्या है, 5 ईयर प्लान, डिटेल में पढ़ेंगे। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। साक्षी, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। पहले बताओ, जितना मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम पढ़ाया अच्छे से समझ में आया बच्चा? सब कुछ अच्छे से समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को लगेगी जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारे लिए क्या होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी? आफरीन असमत, हाँ या ना? सबने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अब उसमें बैंकिंग सिस्टम का जाकर सारे क्वेश्चंस करना है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का प्रैक्टिस सेशन करवा रखा है मैंने, चैप्टर फिनिश हो गया है। सारे के सारे बच्चे बैंकिंग सिस्टम का प्रैक्टिस सेशन जो चैनल पे करवा रखा है, जाके वहां से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके चलो बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।